हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो क्या पढ़ लिया था, कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर लिया था, है ना। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ भी ली थी, 3 प्रॉब्लम भी दी थी। मैं उनके आंसर बता देता हूं पहले और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट लेक्चर है, मूल कंसेप्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, 50 ग्राम NaCl। NaCl क्या है भैया बताओ? सॉल्यूट है, विलय है। कितना था? 50 ग्राम। लीजिएगा H2O। H2O क्या भैया बताओ जल्दी से? सॉल्वेंट, विलायक। कितना था? 150 ग्राम। परसेंटेज चाहिए था W/W। विलय का द्रव्यमान 50 ग्राम, विलियन का विलय प्लस विलायक 50 प्लस 150 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। बोलो हाँ या ना। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या था? 100 ग्राम सॉल्यूट था, ये लो। 300 ग्राम क्या था? वाटर। वाटर क्या? सॉल्वेंट, ये लीजिएगा सब। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 400 ग्राम, ये लो। सॉल्यूशन हो गया 400 ग्राम का। अब अगर सॉल्यूशन 400 ग्राम का हो गया तो मेरे को तो W/V चाहिए, तो ये आयतन चाहिएगा। 2 ग्राम पर ml विलियन का घनत्व, विलियन का द्रव्यमान 400 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, V बराबर कितना? 200 ml आ गया। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू, W कितना है? सॉल्यूट 100 अपॉन 200 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 50%। हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए रिलेशन ध्यान रख ले, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू क्या होता है? डेंसिटी होता है। आप एक काम करना, कैसे आया? परसेंटेज W/V लिखना, परसेंटेज W/W लिखना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना, तो वो लास्ट में जाके क्या बन जाएगा? विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? घनत्व। ठीक है, ये मेरे से पूछा गया था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 20 और घनत्व था 2, ये हो जाएगा 40%। बोलो हाँ या ना। हो गए तीनों प्रॉब्लम? चेक कर लो अपनी। चलो आगे देखो, आगे देखिएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, फोर्थ नंबर, ppm पार्ट पर मिलियन। अभी आपने गौर किया कि पहले परसेंट होता था तो अपन 100 का मल्टीप्लाई करते थे, इस बार क्या है? मिलियन है, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। 10 लाख होता है 10 की पावर 6, तो इस बार मल्टीप्लाई किसका करना है? 10 की पावर 6 का करना, बस इतना सा फर्क आएगा। तो ppm इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶, ये होगा। ठीक है, नॉर्मली ये पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। मैं इस पीपीएम को ऐसे लिख दूं क्या? विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान हंड्रेड इंटू 10⁻⁴, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगी वापस। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? W/W लिख दूं। तो ppm इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू 10⁻⁴, ये रिलेशन हो जाएगा। पहली बात सुने, अगली बात सुनना। पीपीएम में कोई जरूरी नहीं है द्रव्यमान का रेशियो हो, जैसे 3 टाइप का परसेंटेज होता है ना, उसी टाइप से ये आयतन आयतन भी हो सकता है और ये द्रव्यमान आयतन भी हो सकता है। तो ये द्रव्यमान वाला पीपीएम तो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि दोनों क्या आगे? द्रव्यमान आगे। लेकिन आयतन आयतन वाला और द्रव्यमान आयतन वाला डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। बात क्लियर? ठीक है। अब एक और बात सुनो, पीपीएम जो है अति तनु विलयन के लिए
अति तनु का मतलब क्या, जिसमें विलय की मात्रा कम हो। अति तनु विलयन के लिए परिभाषित होता है, उन्हीं के लिए जनरली डिफाइन होता है। जितने भी एयर पोल्यूशन होते हैं, वायु प्रदूषण, आपको मालूम है सड़क पे ये जो PUC है ना, चेक करते हैं कि हाँ बनानी है क्या आपकी PUC व्हीकल की, तो व्हीकल की वाहन की अगर आपको PUC बनानी है तो उसमें देखना एयर पोल्यूशन लिखा हुआ होता है, PPM में लिखा हुआ आएगा, इतना PPM, इतना PPM, इतना PPM, वो पार्ट पर मिलियन है। तो वायु प्रदूषण किसमें दिया जाता है, हमेशा PPM में दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसके ऊपर बन सकता है परसेंटेज W/V और PPM है, PPM दे रखा है और W/W कैलकुलेट करना, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देना। W/W दे रखा है, PPM पूछा है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन देखो, 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन F- आयन 500 ग्राम टूथपेस्ट में उपस्थित है, टूथपेस्ट में उपस्थित है, तो F- की सांद्रता PPM में ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लोराइड आयन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, तो पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान 0.2/500 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000, सॉरी 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 तो उड़ जाएगा, 400 PPM आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 400 PPM। बात समझ में आ गई? इस टाइप के सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम बनेगी। आगे देखो, एक पार्ट पर मिलियन होता है, अपने सिलेबस में नहीं है, कहीं पे क्वेश्चन अगर वगैरह मिल जाए मॉड्यूल वगैरह में, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। कितना होता है, 10 की पावर 9। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करोगे, 10 की पावर 9 का कर देना, ये फर्क है बस बेसिकली। ठीक बात, चलो आगे। 5वां, मोल बिन, इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, अपन लिखते हैं 2/4, 2/4 क्या होता है, भिन्न तो होता है, 2/4 क्या होता है, भिन्न तो होता है। तो अगर 2/4 के P/Q के फॉर्मेट में लिखा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। बेसिक समझो इस भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल का कितना पार्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। टोटल का कितना पार्ट है, जैसे सपोज करो मेरे पास 100 रुपए और टोटल 200 रुपए, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, मेरे पास टोटल का आधा है, 1/2 है। 1/2 कैसे आया, 100 डिवाइड बाई 200, 100 क्या मेरा कंपोनेंट, 200 क्या टोटल। तो इसका मतलब मोल भिन्न, भिन्न को कैसे डिफाइन करते हैं, खुद की मात्रा बट्टा कुल मात्रा। तो मोल भिन्न को डिफाइन करूंगा तो खुद के मोल बट्टा कुल मोल। समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ रही बात समझ में, चलो समझो। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी घटक के मोल, किसी घटक के मोल तथा कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है ए और बी, ये इनके मोल दे रखे क्या, Na और Nb। मेरे से पूछा ए की मोल भिन्न क्या होगी, तो मैं कहूंगा ए की मोल भिन्न जो है XA वो होगी ए के मूल बट्टा कुल मूल। कुल मूल में कौन आएगा, ए और बी दोनों आएंगे, तो XA बराबर Na/Na प्लस Nb, XA बराबर Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। कोई पूछे बी के मूल भिन्न क्या होगी, तो मैं बोलूंगा बी के मूल Nb अपॉन टोटल मूल Na प्लस Nb। ये लो, ये बी के मूल भिन्न आ गई। मेरे से कोई पूछे XA प्लस XB कितना होगा, तो मैंने कहा XA प्लस XB अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप काम करो, दोनों को जोड़ दो तो एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb क्या बन जाएगा सम,
तो हमेशा मोल भिन्न का योग कितना होता है? 1 होता है। मोल भिन्न का योग कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई? बोलो, ऑल इज क्लियर? चलो अब आगे क्वेश्चन देखो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखते जाना। अगर x से 0.2 दे रखा है तो पूछेगा xb कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, xb इज इक्वल टू 1 माइनस x है, इसका मतलब 0.8। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछे a के मोल 2 है, b के मोल 3 है, बोले xb कितना होगा। तो मैं सिंपल सा ये नहीं बोलूंगा क्या कि xb जो होगा वो nb अपॉन na प्लस nb के बराबर होगा। तो 3/2 प्लस 3, 3/5, 0.6 हो जाएगा। समझ में आया? ये ऐसे सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन बनेंगे वहां पे। आगे देखो और चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। कितने क्वेश्चन बता दिए? 2 और बता दिए। 5 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो मोल दिए मैंने, इस बार मोल नहीं दे रहा हूं। जैसे यूरिया दे रखा है मेरे को 90 ग्राम और H2O दे दिया 54 ग्राम और बोला एक्स ऑफ द यूरिया बताओ, यूरिया के मोल भिन्न बताओ। तो देखो द्रव्यमान दे रखा है, अगर मोल में कन्वर्ट कर लिया तुम लोगों ने तो वो क्वेश्चन पहले वाला बन जाएगा। कर लो मोल में कन्वर्ट। देखो 90/60 कितना मोल हो गया? 1.5। 54 डिवाइड बाई 18 कितने मोल आ गए? 3। एक्स ऑफ द यूरिया इज इक्वल टू यूरिया के मोल बटा कुल मोल। 1.5 डिवाइड बाई 4.5 इज इक्वल टू 1/3। वाटर के पूछे तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझना ढंग से। ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे खूब सारी प्रॉब्लम इसी के बेसिस पे अपन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ ले पहले कि क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे है, एथेनॉल के जलीय विलयन में, एथेनॉल के जलीय विलयन में, एथेनॉल के जलीय विलयन में एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत, एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत 46 है। तो जल की मोल भिन्न ज्ञात करो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले इस क्वेश्चन का ट्रेंड समझे। एथेनॉल की द्रव्यमान प्रतिशत दिया, द्रव्यमान प्रतिशत एक सांद्रता का पद है। दूसरा जल की मोल भिन्न पूछिए, मोल भिन्न भी क्या है? सांद्रता का पद है। एक सांद्रता का पद दिया हुआ है, दूसरा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो एक दे रखा है, दूसरा कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करें, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं। एक कंसेंट्रेशन टर्म्स लिख दे, द्रव्यमान प्रतिशत 46 बराबर एथेनॉल का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान, जिसे अपन कुल द्रव्यमान बोलेंगे, इनटू क्या होगा? 100। और इधर मैं लिख रहा हूं मोल भिन्न। एक्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। जल के मोल बटा जल के मोल प्लस एथेनॉल के मोल, यही बात होगी। अब ना तो मेरे पास मोल है ना द्रव्यमान है, क्या करे बताओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि ये जो अपॉन में दे रखा होता है इसको क्या कर लो? मान लो। कि सर मानना है क्या? तो मानने में तो अगर मैंने 100 ग्राम माना और आपने 1000 ग्राम माना और किसी से ने 10,000 ग्राम माना तो क्या आंसर अलग अलग आएगा? नहीं, आंसर अलग अलग नहीं आ सकता है। एज्यूम्शन में कभी भी आंसर अलग अलग नहीं आएगा। तो सर फिर एज्यूम करेंगे कैसे?
हाँ, मैं ये समझा रहा हूं कि एज्यूम करे तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आए, इजी वे हो, तो उसके लिए क्या करना है, आप जब भी एज्यूम करो तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या है, किस नंबर का मल्टीप्लाई है वो एज्यूम क्या करो। इधर मल्टीप्लाई क्या है 100, तो कुल द्रव्यमान को क्या मानो, माना कुल द्रव्यमान मतलब विलियन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। जैसे ही आप 100 मानोगे तो यहां 100 पुट करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। एथेनॉल का द्रव्यमान कितना आ गया 46, एथेनॉल का द्रव्यमान 46 ग्राम आ गया, ये लो। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा, कुल द्रव्यमान माइनस एथेनॉल का द्रव्यमान, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 54। बस आ गया, काम हो गया आपका। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो 54 डिवाइड बाई 18, 54 डिवाइड बाई 18 प्लस 46 डिवाइड बाई 46, 3 प्लस 1 3/4, ये आ गया x ऑफ दी H2O, ये आ जाएगा x ऑफ दी H2O। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, बात क्लियर है सारी, ठीक है। चले आगे। अब ये हो गया, ये क्वेश्चन अब बार बार ऐसा आएगा, एक कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी होगी, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करनी होगी, तो इसी टाइप से करेंगे अपन। बेसिकली पहले लिख देंगे, फिर एज्यूम करेंगे, तो उससे कुछ डेटा आ जाएगा, कुछ और डेटा दे रखा होगा, उससे अपन इस फॉर्मूले को लिख के क्या क्या चाहिएगा वो मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए, 6 नंबर की कंसंट्रेशन टर्म्स, मोललता, मोलेलिटी, सिंबल क्या होता है स्मॉल एम, क्या होता है स्मॉल एम। क्या है इसकी डेफिनेशन, देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने बोला था ना, सांद्रता होती क्या है, विलेय की, विलायक या विलयन के सापेक्ष मात्रा। तो मैंने बोला था विलायक एक ही बार आएगा, वो बारी आ गई, वो टाइम आ गया जब विलायक आने वाला है। विलायक के 1 किलोग्राम में या 1 किलोग्राम विलायक में, ऐसे लिख दो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मूल बटा विलेय का द्रव्यमान, किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, किलोग्राम। अगर बाई चांस ये किलोग्राम में नहीं हुआ और ये किसमें हुआ, ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड वो कहां पे चला जाएगा, ऊपर। यूनिट देखते हैं, यूनिट मोल पर केजी, यूनिट क्या है मोल पर केजी, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, मोलल बोलेंगे। मोल पर केजी या मोलल एक ही बात है, मोल पर केजी या मोलल एक ही बात है। 4th नंबर, क्या कहीं पे वॉल्यूम आया क्या, नहीं, तो स्मॉल m तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नीट 2019 में शायद ऐसा क्वेश्चन आया था, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं लिखवाता जा रहा हूं, बस उसको देखते जाना है आपको। हाँ भैया, एक मोल फ्रैक्शन का भी ध्यान रख लेना, एक्स भी जो है, एक्स वो तापमान पर निर्भर नहीं कर रहा था, मोल ही तो आ रहे थे, निर्भर नहीं करता है, वहां पे लिखा या नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ है 2 स्मॉल m है, तो इसका मतलब क्या समझते हो, 2 स्मॉल m का मतलब क्या समझते हो। बेसिक मतलब तो ये समझते हो, m की वैल्यू दे रखी है 2, तो अभी मैंने समझाया था ना, ये दे रखा है ना ये दे रखा है, तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या है 1, तो विलायक का द्रव्यमान क्या मानोगे 1,
जैसे ही विलय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मानोगे तो विलय के मूल किसके बराबर हो जाएंगे, m के बराबर, और m कितना दिया है 2। वापस सुने, m दे रखा है 2, ना ये पता है ना ये पता है, मल्टीप्लाई कितने का चल रहा है 1 का, मल्टीप्लाई 1 का चल रहा है तो विलय का द्रव्यमान कितना मानोगे 1 किलोग्राम, विलय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मानोगे तो विलय के मूल किसके बराबर हो जाएंगे, स्मॉल m के, स्मॉल m कितना है 2, तो विलय के मूल भी कितने हो जाएंगे 2। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं 1 किलोग्राम विलायक में, इसका मतलब ये हुआ 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 2 मोल उपस्थित है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल उपस्थित है, 2 मोल उपस्थित है। कोई कहे कोई जरूरी थोड़ी ना सर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2 किलोग्राम विलायक ले लिया तो एज्यूम ही तो करना है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये 2 दे रखा है, विलय का द्रव्यमान अगर तुमने 2 माना है तो विलय के मूल क्या हो जाएंगे, स्मॉल m इंटू विलय का द्रव्यमान कितना माना 2, 2 इंटू 2 कितना 4, विलय के कितने मूल उपस्थित हो जाएंगे 4, 2। एज्यूम्शन करते ही डेटा चेंज होने लगेगा लेकिन आंसर सब सेम आएंगे, विलय के कितने मूल उपस्थित हो जाएंगे 4, ठीक है। बात एक बात और समझो, कुछ वर्ड लिखे हुए आते हैं तो उनका मतलब समझ में आना चाहिए, कुछ वर्ड लिखे हुए आएंगे उनके मतलब समझ में आने चाहिए अपन को। जैसे जैसे अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है मोलल विलियन, मोलल, तो ये 1 मोलल ही है, कैसा है 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितना मोल हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। कभी ऐसा लिखा हुआ है सेमी मोलल, क्या लिखा हुआ है सेमी मोलल, तो इसका मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलय का आधा मोल, सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है पेंटीमोलल है तो इसका मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम में विलय के कितने मोल है 1/5 मोल है। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है डेसीमोलल तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम में विलय के कितने मोल है 1/10 है। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है मोलल हो गया, सेमी मोलल हो गया, पेंटीमोलल हो गया, डेसीमोलल हो गया, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है मिलीमोलल, मिलीमोलल, तो इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम में, सेंटी कहां हुआ, सेंटी नहीं हुआ ना, सेंटी लिखो, सेंटी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम में कितने मोल है 1/100। और अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए मिलीमोलल तो इसका मतलब ये होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल है 1/1000 मोल। ये काम में आएंगे, इनको अपन यूज में भी लेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट जो थे किसके, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट किसके मोलेलिटी के, वो तो मैंने करवा दिए। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा 2 मोल विलय, 2 मोल विलय 4 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, स्मॉल m ज्ञात करो। तो अपन सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल m बराबर 2/4 इज इक्वल टू 0.5 मोलेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर ऐसा दे दे मेरे को, अगर ऐसा दे दे 360 ग्राम ग्लूकोज
360 ग्राम ग्लूकोज 1860 ग्राम विलियन में उपस्थित है, तो स्मॉल m कितनी होगी? तो एक काम करो, 360 ग्राम ग्लूकोज है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लो। 360 डिवाइड बाई 180 बराबर 2 मोल। पहली बात, मास ऑफ H2O कैलकुलेट कर लो, सॉल्वेंट 1560 1860 पूरा है, माइनस 360 कर दो, 1500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया 2 डिवाइड बाई, ये आ गया ग्राम में, जब ग्राम में आएगा तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 का, 4/3m आ जाएगा। ठीक है बात, बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल सिंपल से तो क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन दिया 11 में? मैंने आपसे ये पूछा, सुक्रोज का कितना ग्राम 750 ग्राम जल में घोला जाए, या कितना द्रव्यमान 750 ग्राम जल में मिलाया जाए कि पेंटीमोलल विलियन प्राप्त हो। पेंटीमोलल विलियन प्राप्त हो, ये बात है, पेंटीमोलल विलियन प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करोगे? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंटीमोलल का मतलब समझ में आना चाहिए, मोलेलिटी 1/5। सुक्रोज का मोल, मोल होता है द्रव्यमान बट्टा अणुभार, अणुभार कितना है सुक्रोज का बताइए, 342 भैया, डिवाइड बाई 750 ग्राम जल है, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, यही बात हुई। तो सुक्रोज का द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 3/4, 3/4, तो ये 3 जाएगा ऊपर, 342 भी जाएगा ऊपर, ये 4 और ये 5, 4 और 5 कितने हो गए 20, मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 51.3 ग्राम। सुक्रोज के 51.3 ग्राम को डिसोल्व किया जाए कि कैसा बन जाएगा, पेंटीमोलल सॉल्यूशन, कितने ग्राम वाटर में, 750 ग्राम जल में। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 90 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम यूरिया दो लीटर विलियन में उपस्थित है, यदि विलियन का घनत्व 1.045 ग्राम पर ml है, तो स्मॉल m ज्ञात करो। इस टाइप का ऑप्शन दिया, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? स्मॉल m बराबर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो देखो विलायक का क्या चाहिएगा, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है नहीं, तो कैलकुलेट करेंगे कैसे करके। विलियन का घनत्व दे रखा है, ये लो, इज इक्वल टू विलियन का द्रव्यमान बट्टा आयतन, आयतन 2 लीटर। मैंने आपको पहले भी समझाया था, विथ यूनिट लिखना जरूरी है, ग्राम पर ml, और ये लीटर कैंसिल आउट होगा ही नहीं। अगर इस लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, तो ml से ml कैंसिल। विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बोलो भैया जल्दी से, विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा 2090 ग्राम। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यूरिया का माइनस कर दो उसमें से, 2090 माइनस 90 बराबर 2000 ग्राम, मतलब 2 किलोग्राम। तो मोलेलिटी बराबर यूरिया के मोल डिवाइड बाई 2, ये आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.75 मोलेलिटी। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं है, बोलो। बात क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, आपको डेटा यूज करना आना चाहिए कंसिडरेशन टर्म्स में। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा फेमस क्वेश्चन है मोलेलिटी के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज की मोल बिन 0.1 है तो स्मॉल m ज्ञात करो। याद करो, दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन तो उसी टाइप का बन गया। किस टाइप का? एक कंसेंट्रेशन टर्म्स गिवन है और सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। उसी टाइप का तो क्वेश्चन बन गया। कैसे करना है? तो तरीका तो वही है, पहले मोल बिन का फॉर्मूला लिखो, इधर मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखो, जो चाहिए वो लेके आओ। ठीक है, लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी है। मैं डेरिवेशन बता नहीं रहा हूं, मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, याद रखना है। m इज इक्वल टू 1000x 1 माइनस x इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसमें गड़बड़ी अगर कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। ये मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट की जगह तुम्हें सॉल्यूट याद रह गया तो गड़बड़ है। x क्या है? x विलय की मोल बिन है। क्या है? विलय की मोल बिन है। x क्या है? विलय की मोल बिन होगी। बात आ रही समझ में? x विलय की आपके लिए क्या है? मोल बिन। तो अगर ये x विलय की मोल बिन है तो 1 माइनस x विलय की मोल बिन तो हो सकती है। हाँ, लिख सकता था x विलय और x विलय, लेकिन मैंने 1 माइनस x के टर्म्स में ही लिखा है। फॉर्मूला अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 1000 इंटू 0.1, 1 माइनस 0.1। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो 18 हो गया। 1000 अपॉन 162 तो ये आएगा 6.1 समथिंग आएगा। सीधा आंसर आ गया 6.1 समथिंग आएगा, सीधा आंसर आ गया। चेक करो। तो देखो कितना सिंपल बन गया अगर ये फॉर्मूला याद हुआ तो। याद रखना है इस फॉर्मूले को। पहला फॉर्मूला ही तो है। एक ये बताया था परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला ये। दो फॉर्मूला अभी आगे और आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरता। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरता कितनी हो गई? 3 और 4 5 6 7। मोलरिटी कैपिटल M। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, मोलरिटी की डेफिनेशन फर्स्ट नंबर पॉइंट। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M बराबर विलय के मोल बट्टा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, तो ये लो लीटर में हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर या फिर मोलर, ये हो जाएगी यूनिट इसकी मोलर। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट, वॉल्यूम की टर्म्स आई या नहीं आई बताओ? आई ना वॉल्यूम की टर्म्स? अगर वॉल्यूम की टर्म्स आई है इसका मतलब आयतन, ये कैपिटल M तापमान पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? करेगा साहब, बिल्कुल तापमान पर निर्भर करेगा। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब मोलारिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बात? चलो अगला पॉइंट। अगर या ऐसे कभी लिखा हुआ हो 2 कैपिटल M, वही मोलेलिटी में जो समझाया वही सारे पॉइंट है। 2 कैपिटल M का मतलब क्या होगा? 1 लीटर विलियन ले लो, 1 लीटर विलियन में विलय के कितने मोल हो जाएंगे?
2 मोल। कितने मोल उपस्थित होंगे? 2 मोल उपस्थित होंगे। एक लीटर विलयन में विलय के कितने मोल उपस्थित होंगे? 2 मोल उपस्थित होंगे। 1 लीटर विलयन में विलय के 2 मोल उपस्थित होंगे। ठीक है बात, चलेगा। 1 लीटर विलयन में विलय के 2 मोल उपस्थित है, ये 2 कैपिटल एम की बात हो गई। कोई अगर ऐसा बोलता है तो 2 लीटर विलयन हुआ तो मैंने कहा 4 मोल हो जाएंगे, और तो क्या। विलय के 4 मोल उपस्थित होंगे। आया ना, बात समझ में आ रही है? चलो, ये सारी बात होगी। एक एफ नंबर वाला पॉइंट वही है, वहां पे मोलर लिखा हुआ था, मोलर कर देना। मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर में, सेमी मोलर का मतलब 1/2 मोल, पेंटीमोलर का मतलब 1/5, है ना। डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100 और मिली का मतलब 1/1000। ठीक है, अब चलो इनके ऊपर अपन क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कितने प्रॉब्लम करवा दी? 12-13 करवा दी। चलो जो भी है, मैं मोलेलिटी की अलग से ही प्रॉब्लम करवा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा हो, 2 मोल विलय 1.5 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो कैपिटल एम ज्ञात करो। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, विलय के मोल जो है वो कितने हैं? 2। विलयन का आयतन ये 4/3 कैपिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे को ऐसा दे दिया, अगर ऐसा दे दे 90 ग्राम यूरिया को 2 लीटर पानी में घोलने पर एम कितनी होगी? आगे लिखा, ये मानते हुए कि विलय को घोलने पर विलय के आयतन में, विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता या नगण्य परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन किस लिए दिया गया था, आगे क्यों लिखा गया एज्यूम, ये मानते हुए कि, उसका रीजन ये है, अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये तो 2 लीटर पानी होता। पानी क्या है, विलायक है या विलयन है? विलायक है, तो फिर फंस जाते अपन, है ना। इसलिए अपन को ये दिया गया है कि अगर मैं विलायक को घोलूंगा तो विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन बराबर सॉल्वेंट का आयतन, विलय का आयतन, और वो कितना हो गया? 2 लीटर। अब 90 ग्राम क्या दे रखा है? यूरिया। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 90 डिवाइड बाई 60/2, एम बराबर 90/120, 3/4, मोलेलिटी आ गई। मोलेलिटी कितनी आ गई? 3/4। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सात सौ 50 ml विलियन में NaOH के कितने द्रव्यमान को घोला जाए, या 750 ml विलियन में NaOH का कितना द्रव्यमान उपस्थित होगा? कि प्राप्त विलयन की मोलरता, कि प्राप्त विलयन सेमी मोलर हो। सेमी मोलर का मतलब मोलरिटी कितनी हो गई? 1/2m। तो 1/2m इज इक्वल टू NaOH। तो NaOH का द्रव्यमान बटा इसका मास कितना होता है? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40। 750 ml दिया तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई? इसका। तो m बराबर 750 इंटू 40, 2/1000। तो ये 3/4 से 3/4 हो गया कैंसिल, ये तो हुआ 3/2, 30/2।
15 ग्राम आ जाएगा। ये 3/4 होगा, ये 40 से कितनी बार हो जाएगा कैंसिल आउट, 10, 10 इंटू 30, 30 डिवाइड बटा 2, 15 ग्राम आ गया। ठीक है बात। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। चले आगे, 4th नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 9.8% W/W H2SO4 विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, तो कैपिटल M ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन को करना है तो इसका मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है और दूसरा पूछा है, तो मैं रिलेशन बताता हूं, 10% W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 10, W/W कितना 9.8, डेंसिटी कितनी 1.1, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट कौन, H2SO4, 98 से 98 कैंसिल, मोलरिटी इज इक्वल टू 1.1। ये रिजल्ट याद रखना आपको, रिजल्ट याद होगा तो काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो वो मेथड तो बताया हुआ है ही आपको। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 मोलर NaCl के जलीय विलयन का घनत्व, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही है, 1.25 ग्राम पर ml है, तो कैपिटल स्मॉल m ज्ञात करो। इसका मतलब स्मॉल m और कैपिटल M का रिलेशन पूछा है। रिलेशन देखो क्या होगा, स्मॉल m बराबर 1000 m अपॉन 1000 ऑफ दी d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। बस काम हो गया आपका। स्मॉल m बराबर 1000 m, ये लो 1000 m कितना 3, 1000 d 1.25 माइनस m कितना 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5, तो स्मॉल m बराबर 3000, तो ये हो गया 1250, ये हो गया 175.5, ये हो गया, तो स्मॉल m बराबर 3000 और ये हो जाएगा 1074.5, तो m बराबर आ जाएगा 2.79 m। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये दो रिलेशन आपको और याद रखने, रख लोगे याद दो रिलेशन। ठीक है, 5 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, देख लो मोलरिटी के ऊपर। आगे देखो और देखो, मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी। अब पहले समझे तनुकरण का मतलब क्या होता है। तनुकरण का मतलब होता है विलय मिलाना, विलय मिलाना, सॉरी जल मिलाना, विलायक मिलाना। जल क्या है, विलायक है, तो क्या विलय चेंज होगा क्या, नहीं। अगर विलय चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब विलय के मोल भी चेंज नहीं होंगे फिर तो, हाँ नहीं होंगे। तो अगर विलय के मोल चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब विलय के मोल नियत रहेंगे, हाँ नियत रहेंगे। विलय के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, विलय के मोल बराबर m इंटू वी, मोलरता इंटू वॉल्यूम कर दो ना, मोलरता होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, तो m इंटू वी करते क्या आ जाएगा, विलय के मोल, ये आ गया विलय के मोल m इंटू वी से। अब विलय के मोल नियत रहते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बस ये अप्लाइड करना है आप। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, 2 मोलर HCl है, इसका 2 लीटर है,
इसमें आपने 4 लीटर H2O ऐड किया, तो फाइनल मोलारिटी बताओ। तो देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, 2 इंटू 2 कैलकुलेट करना है। V2 कितना हो जाएगा 2 + 4, 2 पहले था, 4 और मिला दिया तो 6 हो गया। तो M2 बराबर 4/6, 2/3। ठीक है, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन और देखो। वन लीटर HCl के 1 लीटर HCl के पेंटीमोलल विलियन में, पेंटी करे या सेंटी कर दो, डेसी कर दो, डेसीमोलल विलियन में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि प्राप्त विलियन की सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो। 1 लीटर HCl के डेसीमोलर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो। पहले तो इसमें टास्क ये डेसी और सेंटी को पहचानना है ना। तो M1 कितना है, डेसीमोलर का मतलब 1/10, V1 कितना है 1, M2 कितना है सेंटी का मतलब 1/100, V2 कैलकुलेट करना है। चलो M1V1 1/10 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/100 इंटू V2, तो V2 बराबर आएगा 10 लीटर। क्या 10 लीटर आंसर है क्या? अपन से ये थोड़ी पूछा था कि बताओ अंतिम आयतन कितना होगा, अपन से तो ये पूछा था पानी कितना मिलाया। तो वॉल्यूम ऑफ H2O जो होगा वो तो होगा V2 माइनस V1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 लीटर। समझ में आया या नहीं आया, बोलो आ गया समझ में? ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, मिश्रण की मोलरता कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं। देख लो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, 20-21 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका मतलब पूरे चैप्टर में मैंने आपको 80 प्लस क्वेश्चन करवा दिए। 80 प्लस मैंने कर दिए, 160 अगर तुम कर देते हो तो कितने हो जाएंगे बताओ? 250 क्वेश्चन हो गए। और 250 में भी अगर समझ में नहीं आए फिर तो मुश्किल ही है काम, है ना। दिमाग चलाओ। और 250 में भी समझ में नहीं आए तो फिर दिमाग चलाओ अपना, और दिमाग तो तभी चलेगा जब मम्मी को बोलो क्या बादाम खिलाए आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में लास्ट बात कर रहे हैं, मिश्रण की मोलरता। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में आपको मालूम है ना, रिजल्टेड मोलारिटी जो होती है वो क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, क्या आपको क्वेश्चन मिला 2M ग्लूकोज सॉल्यूशन था, इसका 2 लीटर था, प्लस दूसरा सॉल्यूशन था 1M ग्लूकोज सॉल्यूशन और इसका आपने 3 लीटर ऐड किया। तो आपको बोला फाइनल मोलारिटी क्या था। दोनों ग्लूकोज के है ना, तो दोनों ग्लूकोज के है, तो ये M1V1 क्या है मोल पहले वाले से, M2V2 क्या है दूसरे वाले से मोल, तो ये कुल मोल आ गए डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो मेरे को तो फाइनल मोलारिटी किसकी होगी, ग्लूकोज की तो आएगी। तो फाइनल मोलारिटी ग्लूकोज की आएगी, तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5, 7/5 इज इक्वल टू 1.4। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे को अगर ऐसा पूछ ले कि 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, अरे सॉल्यूशन का मतलब तो समझ जाओगे विलियन, 2 लीटर है, प्लस ऐसा बोल दे 1M
यूरिया सॉल्यूशन, और इसका कितना दे रखा है 3 लीटर। बोले ग्लूकोज की परिणामी मोलरता ज्ञात करो, मिलाया दोनों। अब एक बात ध्यान रखना, ना तो ग्लूकोज और ना यूरिया आपस में रिएक्शन करते नहीं है। अब अगर ये आपस में रिएक्शन करते नहीं है तो मेरे को चाहिए परिणामी मोलरता ग्लूकोज की, एम रिजल्टेड किसकी, ग्लूकोज की। तो इसका मतलब ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज के मोल बट्टा आयतन, आयतन तो कितना हो गया 2 + 3 5। बेटा ग्लूकोज के मोल कहां से मिलेंगे 2 × 2 से, क्या यहां से मिलेंगे क्या 1 × 3? अरे ये तो किसका मोल होगा यूरिया का, मेरे को किसका पूछा है ग्लूकोज का, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 मींस 0.8 m आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? यूरिया का पूछता तो यूरिया के मोल लिखता 3 × 1 / 5। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है बोलो। यहाँ पे M1V1 + M2V2 क्यों नहीं लगाया? अरे दोनों जब विलियन अलग अलग है, मेरे से पूछा किसके बारे में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल बटा कुल। यहाँ पे मेरे को ग्लूकोज की परिणामी मोलरता पूछी है, तो ग्लूकोज के कुल मोल कितने होंगे, पहले वाले में से M1V1, दूसरे वाले से M2V2 डिवाइड बाई V1 + V2। इसके ऊपर चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। 2 मोलर NaCl है, उसका 1 लीटर है, और 1 मोलर MgCl2 है, उसका 2 लीटर है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया है, परिणामी विलयन में Cl- की मोलरता ज्ञात करो। मन का ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। Cl- की मोलारिटी इज इक्वल टू कुल आयतन 1 + 2। अब सुनना, Cl तो इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, M × V क्या, ये M × V करते किसके मोल आए NaCl के मोल आए। किसके मोल आए NaCl के। मेरे को तो Cl के मोल चाहिए। NaCl जब ब्रेक होता है तो Na+ देता है और Cl- देता है, तो 1 मोल NaCl से 1 मोल ही तो Cl- मिलेगा। तो ये NaCl के मोल और Cl- के मोल बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। प्लस यहां पे 1 × 2, ये किसके मोल आ गए MgCl2 के। MgCl2 जब टूटेगा तो बनाएगा Mg + 2 + 2 टाइम्स Cl-। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो Cl के कितने मोल बनेंगे 2। इसका मतलब Cl- का मोल कितना बनेगा डबल। अगर डबल बनता है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 2 दूनी 4 और इधर हो गए 2 6 डिवाइड बाई 3 2m। ठीक है, ये इस टाइप से किसी भी आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करवा दी सारी। ठीक है, नॉर्मलिटी अभी नहीं पढ़ाई है, H2O2 नहीं पढ़ा है, रेडॉक्स में पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट रेडॉक्स में पढ़ेंगे। इंपेरिकल ये क्या नाम है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकित द्रव्यमान, वहां पे पढ़ेंगे। और परमाणु भार और अणुभार ज्ञात करने की विद्या भी रेडॉक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में आएंगे भी नहीं, मैंने इनसे रिलेटेड सारी बात आपसे कर ली। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक हो गया कंप्लीट, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो उस समय कुछ हल्का फुल्का आपको पहले से पढ़ के रखना। क्या पढ़ के रखोगे? कैथोड रेस क्या होती है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, जे थॉम्सन मॉडल क्या है, एनोड रेस क्या है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, ये पढ़ के रखना। तो इनमें बेसिक ज्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह बनने नहीं होते, थ्योरेटिकल आप पढ़ चुके हो। 9th से स्टार्ट होते हैं एटॉमिक मॉडल, 9th 10th 11th फिर 12th में फिजिक्स में, है ना, बहुत बार पढ़ा हुआ होता है, तो अपन को याद भी रहते हैं। तो मैं उस कंडीशन में सिर्फ बोलूंगा, काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, जो बोलूंगा वो पॉइंट बना के लिखते जाना। ठीक है, बात याद तक करे। और मूल कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू।